हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक को कैसे निकालना है और इसका क्या मेन मतलब इसका कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप पकड़ के प्रिज्म का अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक में कुछ खास है नहीं, बस आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, स्नेल का नियम क्या होता है। और स्नेल का नियम आप स्टूडेंट जानते हैं क्या होता है कि साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पे आई और आर का मान, जहाँ पे आई क्या है आपका आपतन कोण है, आर क्या है अपवर्तन कोण है। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान हमें प्रिज्म कोण और विचलन कोण के पदों में निकालना है। ठीक है, बस यही डेरिवेशन है प्रिज्म के अपवर्तनांक का। प्रिज्म के अपवर्तनांक में एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं करना, बस केवल आप इतना याद रखिए कि जो आप स्नेल का नियम पढ़ते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम तो सिंपल हर किसी के जुबान पे स्नेल का नियम होगा। स्नेल का नियम होता है n इक्वल टू साइन आई और बटे साइन आर, जहाँ पे आई क्या है आपका आपतन कोण है, ठीक है, आपतन कोण, और आर क्या है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को प्रूफ करने से पहले आप ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें इसमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तब तक आप जो है ऐसे ही कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, जब आपको मेन फोकस, ये आपको ऐसे पैसे दे के जब बोल दिया जाए जाओ, कहाँ जाओ, कुछ आपसे कहा नहीं जाए, पैसे दिए जाए जाओ, कहाँ जाओ भाई, वो पैसे आपको दिए गए हैं, कुछ लाना होगा, कुछ या कोई पर्टिकुलर या किसी को देना होगा, कि मार्केट जाना होगा। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा आप कहाँ जाओगे। तो सिंपल वही चीज़ है कि अगर आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रूफ करना है, अपवर्तनांक का फार्मूला आपको ड्राइव करना है, ये आपके अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। और इसमें जहाँ पे अपवर्तनांक का एक और फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं, n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। यहीं पे आई और आर का मान हमें किसके पदों में निकालना है, ये क्या है आपका प्रिज्म कोण होता है, ये क्या होता है विचलन कोण होता है। ठीक है, आई और आर का मान हमें प्रिज्म कोण और विचलन कोण के पद में निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकाला जाएगा, इसको भी ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो फिर प्रिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन आए, डेरिवेशन आए, आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो हम प्रिज्म बनाएंगे नहीं, उसका एक पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये प्रिज्म का कोई अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, इस पर कोई ये जो है प्रकाश किरण आई, ठीक, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण हुई जो इस पृष्ठ पर आई। अब ये बाहर माध्यम क्या हमारा विरल माध्यम यानी कि वायु है, बाहर माध्यम क्या विरल है, अंदर क्या है कांच है यानी कि सघन माध्यम है। ठीक है, ये कांच है। अब ये सीधे जाने के बजाय क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो इस बिंदु पर अगर आपसे अभिलंब खींचने के लिए कहा जाए तो यहाँ से 90 अंश बनाती हुई लाइन जो है आप खींचेंगे, यही जो है इस बिंदु पर क्या हो जाएगा अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा इस जाने दीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट खींच दे रहे हैं, स्केल क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको स्केल वगैरह लेके अच्छे से खींचिएगा। ठीक, ये हो गया अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक, अब देखिए जा तो रही सीधे, लेकिन अब सीधे ना जाके जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी ऐसे झुक जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक कर चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, यही प्रकाश किरण जो आपकी जा रही थी। ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं, ये P हो गया, Q हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँची R। अब फिर यहाँ पे देखिए R, इस बिंदु पर फिर आप अभिलंब खींचिए। ठीक है, तो इस बिंदु पर जब आप फिर अभिलंब खींचेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, नॉर्मल, ये भी आपका नॉर्मल है। अब बाहर निकल रही यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो अभिलंब से क्या होगी, अब ऐसे सीधे ना जाके अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट गई, इस तरीके से चली गई। ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई, पी क्यू आर यस। ठीक है, पी क्यू आर यस। ठीक, अब इन दोनों को, ये जो हमारे आपतित किरण है और ये जो है अपवर्तित किरण है, इन दोनों को अगर हम पीछे बढ़ाकर मिलाएं तो ये एक दूसरे से कहीं पर मिलेंगे। ठीक है, इनको ऐसे डाट डाट करके अगर पीछे हम मिलाएं तो ये देखो कहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जहाँ पर ये मिलते हैं इनके बीच जो कोण बनता है इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। ये हमारा हो गया डेल्टा एम। ठीक है, ये कोण हो गया डेल्टा एम, और ये हो गया, इसको कोई नाम दे देते हैं
ए बी सी, ठीक है, ये हमारा होता है प्रिज्म कोण। क्या होता है? प्रिज्म कोण, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे दोनों अभिलंब काट रहे हैं इसको कोई नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। फिगर तैयार हो गया, यही आपका मेन फिगर है। लिखेंगे आप पी क्यू आपतित किरण है जो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी सी पर आपतित होती है, ठीक है, और आर एस प्रिज्म से, ठीक है, अपवर्तित होकर निकल जाती। आर एस क्या? अपवर्तित किरण है। अब देखिए पी क्यू को आगे बढ़ाया गया और आर एस को पीछे, तो ये दोनों एक दूसरे से बिंदु कोई नाम दे दो, ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो बिंदु डी पर मिलते हैं और यही जो है क्या होता है? प्रिज्म का विचलन कोण, इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए चलिए आपको एक सिंपल सा चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कितना कोण हो जाएगा? आपतित किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई बोलते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे देखिए आपका आर बनेगा, ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल, ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब ये आर, ठीक है, ये आर किसके लिए? यहाँ पे इस पृष्ठ के लिए ये किरण अब आपतित किरण का काम कर रही है ना, ये किरण आपतित किरण का काम कर रही है और ये अभिलंब, तो इसके बीच में कोई एंगल बनेगा, तो मान लेता है एंगल कितना बन रहा है? आई डैश बन रहा है, ठीक है, इसको आई डैश नाम दे देते हैं। अब फिर ये बाहर निकल रही यानी अपवर्तित हो रही, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं आर डैश, ठीक है, आर डैश, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? या तो रुकिए, ये आर यही जो है इसके साथ में इसको आर डैश कर देते हैं, ठीक है, आर डैश, और ये आपका हो जाएगा आई डैश, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, अगर नहीं समस्या है तो हम आगे बढ़ें। कोई समस्या नहीं है? चलिए देखिए आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, कौन सा? त्रिभुज क्यू आर ओ, क्यू आर ओ, ठीक है, क्यू आर ओ। इसमें देखिए आर प्लस आर डैश और प्लस ओ, ठीक है, कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो त्रिभुज क्यू आर ओ में आर डैश कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण ओ बराबर 180 अंश, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, सिंपल। अब देखिए ये ओ क्यू ए आर, ये आपका एक चतुर्भुज है, ओ ए क्यू आर, ठीक है, ओ क्यू ए आर चतुर्भुज है आपका, क्या? ठीक है, चतुर्भुज ओ क्यू ए आर में, तो चतुर्भुज ओ क्यू ए आर में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? 180 अंश। तो कोण ए और कोण ओ कितना हो गया? 180 अंश। कोण ए प्लस कोण ओ कितना हो गया? 180 अंश। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें देखिए एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज डी क्यू आर, डी क्यू आर हम यहाँ थोड़ा साइड में बना दे रहे हैं अच्छे से, इस तरीके से। ये आपका लिखा हुआ डेल्टा एम, ये लिखा हुआ डी, ये क्यू है, ये आर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक, डी क्यू आर में। तो डी क्यू आर में ये आपका बहिष्कोण है, ठीक है, डी क्यू आर में डेल्टा एम क्या है? बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी ये प्लस ए, ठीक है। तो बहिष्कोण यानी कि डेल्टा एम इक्वल टू कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, ठीक है। अब देखिए भाई डी आर क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब सिंपल देखिए, अगर ये बीच में लाइन ना खींची गई होती तो ये कोण इस कोण के बराबर होता, शीर्षाभिमुख कोण होता, और ये इतना आर है तो ये इतना बचा कितना? आई माइनस आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आई माइनस आर प्लस ये आपका आई डैश है, तो इसके सामने ये कोण कितना? पूरा आई डैश होगा, लेकिन उसमें से ये इतना निकाल लिया गया, कितना है? ये आर डैश है, तो ये हो गया आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है, क्लियर।
तो डेल्टा एम इक्वल टू फाइनली हमको मिला कितना, अब इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं इसका। डेल्टा एम इक्वल टू मिल गया हमें आई माइनस या आई प्लस आई डैश माइनस आर माइनस प्लस, ठीक है, आर प्लस आर डैश, ठीक है, ये चीज़ मिल गया भाई। ब्रैकेट ओपन कर लिया, प्लस वालों को एक साथ रख लिया, माइनस वालों को एक साथ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, ये आप बना लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटा दो, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 से 2 को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कोण R प्लस कोण R डैश, R प्लस कोण R डैश प्लस कोण O माइनस कोण O माइनस कोण A इक्वल टू 180 माइनस 180, ठीक है भाई। देखिए 180 में से 180 घट गया, इतने में से ये चीज़ घट गया, ठीक है, बचा कितना, तो ये आपको बचा कोण R प्लस कोण R डैश, कोण R प्लस कोण R डैश माइनस कोण A इक्वल टू 0। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको भेज दो उस साइड, तो कोण A इक्वल टू कितना मिला हमको, कोण R प्लस कोण R डैश, ठीक है। तो यानी R प्लस R डैश की जगह कितना मिल गया हमको, A, ठीक है, R प्लस R डैश की जगह क्या मिल गया, A, टूट गया, ठीक है। तो R प्लस R डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल रख लीजिए। चलिए R प्लस R डैश, ये आपको इसको कोण बना लिया, यहाँ से क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण के लिए, अल्पतम विचलन कोण के लिए तो अल्पतम विचलन कोण के लिए क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण के लिए आई डैश बराबर आई और आर डैश बराबर आर, ठीक है, ये अल्पतम विचलन कोण के लिए होता है, ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये चीज, तो अब इसका मान आप उठा के यहां रख दीजिए। तो जब इसका मान आप यहां उठा के रखेंगे तो समीकरण नंबर 4 से क्या हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 4 क्या दे देगा, A इक्वल टू कोण A इक्वल टू 2 कोण R, भाई R डैश की जगह R रख लो, तो जुड़ जाएंगे, 2 हो जाए। तो कोण R बराबर कितना हो गया, यहाँ से कोण R बराबर आपको कितना मिल गया, A/2, ठीक है, एक मान निकल आया। हमें चाहिए क्या, अपवर्तनांक का सिंपल सा फार्मूला हम जानते हैं, ये स्नेल का नियम होता है कि नहीं भाई, किसी को सबको याद होगा, पूछो तो नींद में भी आप लोग बता देंगे इसको, है कि नहीं। आर का मान हमने निकाल लिया, ठीक है, अब हमें चाहिए आई का मान, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए भाई समीकरण नंबर 3 की तरफ, बिल्कुल हम प्रूफ की कगार पर पहुंच चुके हैं। समीकरण नंबर 3 से देखिए, आई डैश बराबर आई, यानी ये 2i हो गया, तो डेल्टा एम 2i माइनस ये क्या हो जाएगा 2r, होगा कि नहीं होगा, r की वैल्यू रख लीजिए, आप रख लीजिए भाई। तो डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, A/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया कितना, डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए, 2i माइनस ए, ठीक है। तो a को इस साइड भेज दो, तो 2i बराबर कितना हो गया, डेल्टा एम प्लस ए, डेल्टा एम प्लस ए, ठीक। तो i इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, आई का भी मान निकल गया, ठीक है। अब सिंपल लिखो चुपचाप, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n इक्वल टू क्या होता है, ऊपर हमने लिख दिया साइन आई बटे साइन आर, तो आई की जगह आई की वैल्यू साइन आई ए प्लस डेल्टा एम बटे 2
और नीचे आर की वैल्यू यहाँ है साइन a/2 प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, ध्यान से देखिए, कहीं पर भी कोई चीज़ रटने वाली नहीं है। अब सिंपल सी चीज़ों को पहले समझिए, शुरू से देखिए ध्यान से। प्रिज्म का अपवर्तनांक का ये सिंपल फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ हम पहले से जानते हैं, स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे वही चीज़ है, कुछ कुल मिला के आई और आर, इन्हीं दोनों का मान हमें प्रिज्म कोण और विचलन कोण के पदों में निकालना है। ठीक है, आई और आर का मान प्रिज्म कोण और विचलन कोण के पदों में निकालना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए, ये रहा फिगर, ये हो गई आपतित किरण, बाकी सारे। ठीक है, ये प्रिज्म के अंदर जाएगी तो सीधे अपने रास्ते पे ना जाकर क्या हो जाएगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं झुक गई। ठीक है, झुक गई तो यहाँ पे हमने मान लिया कोण कितना, अपवर्तन कोण आर है। ये ही अपवर्तन कोण इसके लिए अब आपतन कोण का काम करेगा इस पृष्ठ के लिए, AC पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो मान लिया आर डैश है। ठीक है, मान लिया हमने कितना है, आर डैश है, जो इसके लिए अपवर्तन पृष्ठ का कार्य कर रहा है, सॉरी आपतन कोण का कार्य कर रहा है। अब ये फिर यही आपतित किरण क्या हो जाएगी, अब यहाँ से अपवर्तित हो रही है, तो अब बाहर अपवर्तित हो रही है, तो ये हमारा अपवर्तन कोण बन गया आई डैश। ठीक है, इसको हमने नाम दे लिया। अब सिंपल सा देख रहे हैं, त्रिभुज QRO में एक त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा, QRO यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यही प्रॉपर्टी यूज की गई है, कुछ अलग से नहीं किया गया है। तो यानी कोण R प्लस कोण R डैश और कोण O बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1 बना लिया हमने। अगली चीज, चतुर्भुज दिख रहा है आपको, चतुर्भुज AQORA में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण O बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2 हो गया मेरा। ठीक है, अब एक त्रिभुज और यहाँ पे दिखाई दे रहा हमको, Q यानी कि ये QRD, ये हमारा बहिष्कोण है। ठीक है, डेल्टा एम, जिसको हमने विचलन कोण मान रखा है। बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके सम्मुख अंतः कोण कौन कौन से आपके, ये और ये। ठीक है, यही दोनों अंतः सम्मुख कोण है। तो हमें इसका मान और इसका मान तो नहीं पता था, लेकिन अगर हम देख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान से देखिए। ठीक है, कुछ इसी तरीके से है ना, ये उसके बाद इस तरीके से है। ठीक है, और ऐसे है और इसको ऐसे खींचा गया। ठीक है, तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा। अब अगर ये कोण आपका आई है तो शीर्षाभिमुख होने के नाते ये पूरा कोण आपका आई हो जाएगा। ठीक है, और पूरा कोण आपका जब आई हो जाएगा और यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आर है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा टोटल में से, यानी कि आई में से आर को घटा दिया गया तो आई माइनस आर हो गया। ठीक इसी तरीके से इधर भी आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने इसको प्लस माइनस को ब्रैकेट ओपन किया, प्लस वाले को एक साथ रख लिया और माइनस वालों को एक साथ कर लिया। ठीक, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा लिया हमने, 1 में से 2 को घटा लिए तो ओ कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ हमको मिल गया। ठीक है, अब ये चीज़ मिल गया तो इसको हमने बना लिया समीकरण नंबर 4। फिर जानते हैं अल्पतम विचलन, यानी अगर इसका मान काफ़ी कम हो, विचलन कोण जो हमारा डेल्टा एम है उसकी वैल्यू अगर कम हो, तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है, आई डैश बराबर आई और आर डैश बराबर आर। ये वैल्यू उठा के रख लिया हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 में जब वैल्यू रखा तो यहाँ से आर का मान आ गया, और ये सारी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, तो यहाँ से हमको आई की वैल्यू निकल गई, और यही आई और आर की वैल्यू उठा के हमने स्नेल के नियम में रख दिया, सीधे सीधे प्रिज्म का अपवर्तनांक आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाँ, आगे देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस ने जो है द्वितीयक तरंगिकाओं से संबंधित क्या सिद्धांत दिए थे वो ध्यान से समझिए। हाइगेंस ने कहा था कि जब किसी माध्यम में, ठीक है, जैसे कोई माध्यम है उसमें कोई भी स्रोत अगर स्थित है, तो उस स्रोत से अगर कोई तरंगे उत्पन्न हो रही हैं तो वो तरंगे सभी संभव दिशाओं में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और एक समान रूप से सभी संभव दिशाओं में संचरित होती हैं, और माध्यम के, ठीक है, वह सभी कण जो कंपन की समान कला में हो, ठीक है,
कंपन की समान कला में हो, उनको स्पर्श करती हुई अगर कोई हम पृष्ठ खींचें तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं वो पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। और हर एक कण, ठीक है, माध्यम का हर एक तरंग द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से हमने कोई स्रोत क्रिएट किया, अब ये जो है यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जो पार्टिकल है उसके अंदर भी जो है ये जनरेट कर देगा, यानी अगर ये कंपन कर रहा तो ये अगला पार्टिकल भी जो है कंपन करने लगता है, यानी जिस डायरेक्शन में ये संचरित हो रहा उसी डायरेक्शन में ये भी संचरित होने लगता है। सिंपल सा उदाहरण देखना है, तालाब के किनारे जाओ, ढेला उठाओ, पत्थर उठाओ, फेंक दो तालाब में। ठीक है, उसके बाद देखो यूं यूं लहरें जो है क्या होती हैं? आगे बढ़ने लगती हैं। अब लहरें सच में आगे बढ़ रही हैं या उसके पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा भी फेंक दीजिए उसी में। तो जब आप कोई लकड़ी का टुकड़ा आप उसी में फेंक देंगे तो जैसे जैसे ऐसे ऐसे करते हुए लहरें आगे बढ़ती हैं, लहरें आगे नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, वो पार्टिकल उसके जो है मूव करते हैं, पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं और उसी के साथ देखेंगे लकड़ी का टुकड़ा भी आपके धीरे 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 क्या होता है? यूं यूं करते 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 किनारे आ जाता है। या याद करिए बचपन में जब प्लास्टिक की बॉल से हम लोग खेलते थे तो जो है तालाब वालाब में चली जाती थी, मान लो बीच उसमें चली जाती, उसको ढेला मार मार के साइड करते थे ना, तो ढेला ऐसे फेंक फेंक के जो फेंक फेंक के उसको साइड लगाते थे, किनारे आ जाता था। तो वही सारी चीज़ें जो बचपन में जाने अनजाने में किया करते थे उन्हीं को अब पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, यानी तरंगाग्र पर कोई भी अगर पार्टिकल हमारा मौजूद है तो फिर वो एक नए सोर्स का काम करने लगता है, फिर यानी तरंगाएं यहाँ से निकलने लगती है। द्वितीयक तरंगाओं का मतलब यही है ना, यहाँ से जनरेट हुई तो ये इसको यहाँ से फिर जनरेट हो गया, यहाँ अब ये द्वितीयक तरंगाओं का मतलब हर एक पार्टिकल जो है तरंग का प्रॉपर्टी जो है क्रिएट करना शुरू कर देता है। और ये तरंगे भी माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से जो है पहली तरंग यानी माध्यम की पहली तरंग आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगाओं का आवरण अर्थात इन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो ये पृष्ठ हमारी क्या बताती है? तरंगाग्र बनेगी। ठीक है, और यही तरंगाग्र उस क्षण तरंगों की नई सिचुएशन यानी नई स्थिति को बताती है कि यानी अब कण किस पोजीशन पे है। जैसे हमने कहा ना कि इस तरीके से मूव होती है, तो अगर मान लो इसको स्पर्श करते हुए हम एक पृष्ठ ऐसे खींचे तो अब यहाँ पर स्थित जितने भी कण हैं वो क्या बता रहे हैं कि अब हमारा जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड में जा रहा है, यानी नीचे की तरफ हो रहा है। इसको स्पर्श करते हुए खींचे तो क्या बताएगा कि हमारे जितने भी पार्टिकल है वो क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में यानी अधिकतम आयाम पे हैं। ठीक है, समझ गए? तो यही जो है कुछ जो है हाइगेंस के जो है सिद्धांत हैं। ठीक है, और इनकी कुछ कमियां भी रही हैं। कमियां क्या हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, मैं हम बता रहे हैं। हाइगेंस ने यह नहीं साझा किया कि द्वितीयक तरंगाओं से अग्र दिशा में ही तरंगाग्र क्यों बनता। हाइगेंस ने ये एक चीज़ नहीं बताया था कि जैसे द्वितीयक तरंगाएं, जैसे मान लो यहाँ से हमने तरंगे उत्पन्न की हैं तो यहाँ पहुँची दूसरी तरंगे, ये भी इसी डायरेक्शन में क्यों चलती हैं? यानी द्वितीयक तरंगाओं से जो नई तरंगे निकलती हैं उसकी भी डायरेक्शन वही क्यों होती है? इसकी डायरेक्शन इधर क्यों नहीं होती, इधर क्यों नहीं होती? ठीक है, ये चीज़ इन्होंने नहीं बताया। अब भाई उन्होंने नहीं बताया तो हम कहाँ से बताएं, हम हाइगेंस थोड़ी हैं। चलिए दूसरी कमी देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य माना गया है। ठीक है, इनके अनुसार जो प्रकाश की तरंगे हैं उसको जो है अनुदैर्ध्य माना गया। ठीक है, माना गया जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की। अगर प्रकाश तरंगों को हम अनुदैर्ध्य मान लेंगे तो पोलराइजेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती इनके अनुसार। अगला है, माइकल्स मोर्ले ने अपने प्रयोग में काल्पनिक माध्यम ईथर, ठीक है, काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को प्रमाणित नहीं माना। यानी हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम माना था ईथर, और माइकल्स मोर्ले ने इसको प्रमाणित नहीं माना है, यानी उन्होंने माना ही नहीं कि ये भी कोई माध्यम है। ठीक है, अगला है, इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत
प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये जो हाइगन्स का सिद्धांत है, यानी हाइगन्स ने जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, इनके सिद्धांत के अनुसार, इनके थ्योरी के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। तो ये 4 कमियां थी इनके तरंग सिद्धांत की, और ये कुछ इनके प्रॉपर्टी थी जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में हाइगन्स से संबंधित अगर द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत पूछा जाएगा तो यही आप राइट करेंगे, ठीक है। और हाइगन्स के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत पे प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या भी जो है कभी कभी पूछी जाती है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको जो है इसका बताया था। इसका लिंक जो है अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज तो हम बोले भी नहीं, ठीक है, पूरे वीडियो के लास्ट में ही बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों, लाइक शेयर आप लोग करते रहिए, कहना ना पड़े। वैसे भी बहुत कम ही कहते हैं, एक याद आता है तो बीच में एक आध बार कह देते हैं, शुरुआत में बहुत कम ही कहते हैं, लास्ट में भी किसी किसी दिन निकल ही जाते हैं, बोलते नहीं। तो ये तो चीज़ें अंडरस्टूड है, आप लोग बिना कहे कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।